हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैराथन क्लास। इसमें हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। तो हमें बताना है ये किस सिद्धांत का पालन करता है। समावेशन का पालन करता है, नामीकरण व पृथक्करण करता है। तो यहाँ पर कोई नामीकरण या पृथक्करण नहीं है। कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है और न ही कोई बहिष्करण किया जा रहा है। यहाँ पर किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा, त्यागा नहीं जा रहा है, इसलिए डी पॉइंट भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है अर्थात चीज़ों को जोड़े जाना, और यहाँ पर बात हो रही है विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर। विद्यार्थी हैं और उनकी विभिन्नताओं को देखा जा रहा है, उनकी रुचियों को देखा जा रहा है, जो उनके परिवेश की ज़रूरतें हैं उनको देखा जा रहा है। उन चीज़ों को मिलाकर एक सिद्धांत दिया जा रहा है और ये सिद्धांत होता है हमारा समावेशन का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं सेकंड पर। सेकंड में दिया हुआ है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। तो क्या है जो बढ़ावा नहीं देता है, चलिए देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना, तो ये बढ़ावा देता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर नहीं का ध्यान रखते हुए आंसर करना है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक के अनुभवों को साझा करने का बढ़ावा देना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कोई बढ़ावा नहीं देना है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि हमें निगेटिव ही मैच करना था और ये निगेटिव पॉइंट ही है। केवल प्रभावी संस्कृतियों के त्यौहार मनाना अर्थात जो उच्च श्रेणी से आते हैं, उच्च स्तर से बच्चे आते हैं, केवल उन्हीं के त्यौहार मनाना। जो छोटे या जनजातीय क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके त्योहारों को कोई मान्यता नहीं देना, ये बात सही नहीं होती है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। डी में दिया हुआ है, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हर विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को आप स्वीकार रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कोई संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 3 में क्या है। 3 में दिया हुआ है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। किन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है ये बताना है हमें। जो जूझ रहे हैं, किससे जूझ रहे हैं, उन बच्चों में कौन सा दोष है, हमें ये बताना है। तो गुणज वैकल्य नहीं होगा। गुणज वैकल्य उन बच्चों में होता है जो गणना करने में सक्षम नहीं है, अर्थात जो कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक करते हैं, उन्हें गणना समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर गुणज वैकल्य होता है। सेकंड में दिया हुआ है पठन वैकल्य, तो जी हाँ ये पठन वैकल्य होगा, अर्थात पढ़ने में समस्या आ रही है, अंशों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर होता है पठन वैकल्य। सी में दिया हुआ है श्रवण बाधिता, तो श्रवण बाधिता का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सुनने में कोई बच्चे को बाधा नहीं आ रही है। चलिए डी पॉइंट भी देखते हैं। डी में दिया हुआ है, डी पॉइंट में दिया है लेखन वैकल्य, तो लेखन वैकल्य बिल्कुल नहीं होगा। लेखन वैकल्य वहाँ होता है जहाँ बच्चा लिखने संबंधी समस्याओं से जूझ रहा होता है, अर्थात वी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, वहाँ पर उससे लिखने में समस्याएँ आती हैं, तो वो लेखन वैकल्य में आता है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पठन वैकल्य। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, श्रवण बाधिता बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो उनके लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। श्रव्य किताबें, अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है और उसको श्रव्य किताबें दी जा रही हैं। बी में दिया हुआ है मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाली वीडियो या त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र, तो यहाँ पर क्या उपयोगी नहीं है, हमें बताना है। पॉइंट देखते हैं। श्रवण पुस्तकें हैं, बच्चा क्या कर रहा है, उन चीज़ों को सुन रहा है, तो बच्चे को क्या हो रहा है, श्रवण बाधिता है, और वो चीज़ों को सुनने की पुस्तक उसको दी जा रही हैं, तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं होंगी। मुद्रित पुस्तकें अर्थात छपी हुई पुस्तकें, बच्चा सुनने में दिक्कत कर रहा है पर देखने में कोई समस्या नहीं है, तो वो मुद्रित पुस्तकें देख सकता है, अर्थात छपी हुई पुस्तकों को पढ़ सकता है। उपशीर्षक वाले वीडियो, ऐसे वीडियो जिनमें क्या है, नीचे टाइटल लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे कोई भी बातचीत वहाँ हो रही है, कोई संवाद हो रहा है, तो वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो बच्चा उसको क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र, ऐसे आयामी मानचित्र और त्रिआयामी मानचित्र मतलब 3D वाले मानचित्र हों,
या चार्ट हो तो वो बच्चा उन चीज़ों को देखकर अच्छे से समझ पाएगा, ये भी उसके लिए उपयोगी होगा। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य किताबें जो हैं उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होंगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में दिया है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। एक शिक्षिका को अपने बच्चों की सृजनात्मकता को जानना है कि कौन बच्चा सृजन कर सकता है, कौन सा बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछने चाहिए। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में केवल एक ही उत्तर फिल होता है, तो ये नहीं होंगे। सही मिलान वाले में जो ऑप्शन दिए होते हैं एक दूसरे को मैच करना होता है, ये भी नहीं। सही और गलत उत्तर वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा। खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न होने चाहिए, अर्थात कैसे, ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए। अर्थात क्या, बच्चा एक समस्या के अधिक आंसर दे सके, कई सारे समाधान उसके खोज सके, एक प्रश्न के कई सारे उत्तर वह अपने शब्दों में भी दे सकता है। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे उनको बोला जाता है खुले जवाब वाले या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछेगी टीचर तो क्या होगा, बच्चे की सृजनात्मकता का उसको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 6 में दिया हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, अगर बच्चा कहीं से आ रहा है, किसी क्षेत्र से आ रहा है और किसी ऐसे वर्ग से आ रहा है जो पिछड़ा वर्ग है और वहाँ से वह कुछ अनुभव लेकर आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जी नहीं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें नकारना चाहिए, नकारना भी नहीं चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाया जाए, जी हाँ, उन्हें आगे ही बढ़ाना चाहिए। उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए या बुराई नहीं करनी चाहिए। तो डी पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा अगर अपने अनुभव साथ लेकर आ रहा है विद्यालय में, उसे कुछ घटनाएं उसने देखी हैं अपने आसपास और उनके बारे में उसे कुछ जागरूकता है, जानकारी है, तो उसके अनुभवों को कक्षा में साझा करना चाहिए। बच्चे एक दूसरे के अनुभवों को जानेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, एक दूसरे से सहपाठी में जो सहपाठिता है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। 7 में दिया हुआ है, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो हमें बताना है बच्चे कैसे सीखते हैं। चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा, बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके भी सीखते हैं, पढ़कर व लिखकर भी चीज़ें सीख लेते हैं, बोलकर और सुनकर भी बच्चे सीखते हैं। चलिए डी पॉइंट और देखते हैं, डी में क्या है। डी पॉइंट में दिया हुआ है, सोच कर व मनन करके, मतलब चीज़ों को सोच कर, उसके बारे में कल्पना करके, इमेजिनेशन करके, उसका चिंतन करके। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो चारों पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आएगा। ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चारों पॉइंट जो है यहाँ पर ये करेक्ट हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। 8 में दिया हुआ है, किसी कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे हमें बताना है। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। निष्क्रिय अगर स्थानांतरीकरण हो रहा है तो यहाँ पर बच्चे नहीं सीखेंगे, यहाँ हो जाएगा रॉन्ग आंसर। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले या उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो हैं वे ही अच्छे कार्य कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पॉजिटिव है। चलिए डी भी देख लेते हैं। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना सभी के लिए संभव नहीं है। अगर किसी बेहतर सिखाने की बात की जा रही है, किसी कक्षा में बेहतर ढंग से सिखाना है, तो बच्चे कैसे होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चे होते हैं, उनको भिन्न भिन्न तरीके से कक्षा में लचीलापन लाकर भी सिखाया जा सकता है, ना कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करके। तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये ज़्यादा सुटेबल है, ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। अगर क्या कर रहा है एक टीचर, बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल कर रहा है और उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं उनको भी शामिल कर रहा है। जैसे कोई बच्चा किसी असम से आता है मान लीजिए, और उसके बारे में टीचर उसको बता रहा है कि ये बच्चा असम से है, इनके यहाँ पर बिहू मनाया जाता है। बिहू एक त्यौहार होता है जो फसलों की कटाई पर मनता है। तो उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं उनके उदाहरण वह कक्षा में दे रहा है, और बच्चों से वह क्या कर रहा है, कौन सी भावना को प्रोत्साहित करना चाह रहा है बच्चों में। तो वह करना चाह रहा है क्या, अपनापन,
जी हाँ, वह अपनेपन की भावना को उत्पन्न करना चाह रहा है, ये पॉइंट करेक्ट है। हीनता नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा और कोई अलगाव नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर टीचर सभी के पृष्ठभूमियों की बात करता है, उनके त्योहारों को साझा करता है, उनके उदाहरणों को देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में जुड़ाव आएगा, एक दूसरे से अपनापन बनेगा, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। में दिया हुआ है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से बेहतर होती है। जी हाँ, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वह तार्किक सोच से बेहतर होती है। चलिए देखते हैं बी और सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है। निष्क्रिय सोच का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको कट कर देते हैं। प्रतिक्रिया सेट पर भी नहीं, कार्यात्मक स्थिरता भी नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तार्किक सोच का समस्या समाधान प्रक्रिया पर बेहतर प्रभाव पड़ता है, बेहतर प्रक्रिया होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ। बच्चे क्या हैं? बच्चों में कोई भ्रांतियाँ हैं, बच्चों में कोई भ्रम चले हुए आ रहे हैं, कुछ बातों के बारे में बच्चे क्या हैं, गलत जानकारी रखते हैं, या और कोई समस्या को करते हुए समय या सोल्व करते समय प्रश्नों को कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ त्रुटियाँ उनमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, तो ये हानिकारक नहीं होंगे। बच्चों की अविवेकी चिंतन को दर्शाएंगे, तो ये भी नहीं है, अविवेकी चिंतन को नहीं दर्शा रहे हैं। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके दे रहे हैं, तो जी हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए डी भी देखते हैं। वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाता है, वयस्कों से उनकी कोई हीनता नहीं दर्शाता। बच्चा छोटा है और क्या कर रहा है, कुछ उसको भ्रम है, कुछ भ्रांतियाँ चली हुई आ रही हैं उसके मन में, कुछ त्रुटियाँ बच्चा कर देता है पढ़ाई के समय। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, एक टीचर को मौका देती हैं उसकी सोच के बारे में, उसके सोच के बारे में झांकने में अर्थपूर्ण मौका दे रही हैं कि टीचर उनको जाने, उसमें क्या भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, क्या वह त्रुटि कर रहा है और क्यों कर रहा है, उनका समाधान करे। तो ये टीचर के लिए एक अच्छा मौका हो जाता है। यहाँ पर जो सी पॉइंट है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। 12 में दिया हुआ है इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चों की क्या कर रहे हैं, यांत्रिक वाली हो गई हैं, दोहराव वाली हैं और उसकी रुचि के अनुकूल नहीं है। तो ऐसा क्या है, हमें बताना है। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में आनंद। अगर आनंद बच्चे को आ रहा है तो उसमें क्या है, बच्चे की रुचि अवश्य होगी, और यहाँ पर दिया है नहीं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ए पॉइंट करेक्ट नहीं है। बी में दिया है उत्सुकता। अगर बच्चा रुचि के साथ कोई चीज़ सीख रहा है तो उसके अंदर उत्सुकता अवश्य होगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। उत्साह भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए भी निगेटिव में जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दिया है डी में उबाऊ। अगर बच्चा उब रहा है, चीज़ों को सीखते समय बोर हो रहा है, तो वो चीज़ कैसी है, बार बार दोहराव वाली है, अर्थात बच्चे को अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, बार बार सेम कार्य उसको करवाया जा रहा है और उसकी वो रुचि का नहीं है, उसको करने में उसे आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चा उब रहा है या बोर हो रहा है। तो डी पॉइंट जो है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 13 में क्या है। 13 में दिया हुआ है एक अभिकथन, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने का सुसाध्य किया जा सकता है। तो जी नहीं, बच्चे में अगर सजा का डर आप बैठा रहे हैं, उसको पनिशमेंट के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो ये चीज़ें कहीं भी सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ नकार दिया है, इसको सिरे से ख़त्म कर दिया है, खारिज कर दिया है। बच्चों को कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये पॉइंट अगर आप कहीं देखते हैं बच्चों में डर है या कोई बच्चों में क्या है, दंड दिया जा रहा है बच्चों को, तो ये चीज़ें जो आती हैं हमेशा नेगेटिव में आते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप रॉन्ग कर देंगे, इसलिए पॉइंट रॉन्ग नहीं, राइट नहीं है, रॉन्ग है। यहाँ पर दिया हुआ है इनाम व सज़ा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। जी नहीं, ये पॉइंट भी सेम ही है, ना तो बच्चों के लिए कोई इनाम का प्रावधान है और ना ही कोई सज़ा का प्रावधान है, तो दोनों पॉइंट जो है ये रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सी और डी पॉइंट देखते हैं। सी में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट है दोनों ही कथन और जो उसका कारण है वो दोनों ही गलत हैं, ए आर दोनों गलत हैं। ये वाला जो आंसर है ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। 14 में देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित
करता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों की जो अभिरुचियाँ होती हैं वो सीखने को प्रभावित करती हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्रभावित करता है। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर कैसा है, वो किस लेवल से सीख पा रहे हैं, जल्दी सीखते हैं या स्लो लर्नर हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर विकास पर प्रभाव डालता है। सीखने सिखाने की पद्धतियाँ कि आप कौन सी प्रणालियाँ वहाँ पर यूज कर रहे हैं, बच्चे को किस मेथड से सिखा रहे हैं, तो वो भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है, बच्चे के सीखने के विकास पर प्रभाव डालता है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए में दिया है फर्स्ट और थर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर पता लगा है कि चारों पॉइंट जो हैं ये हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, सीखने को प्रभावित करते हैं चारों पॉइंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। 15 में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति के वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो कौन सा है जो व्यक्ति के व्यवहार और वातावरण के संबंध को सही दर्शा रहा है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बात यहाँ पर गलत है, उसके परिवेश का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है करेक्ट है। सी में देखते हैं, व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, तो ये पॉइंट भी रॉन्ग है। डी में दिया है, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के जो आत्मसम्मान है उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है करेक्ट है, बी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। 16 में बात की जा रही है, एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह क्या है। तो क्या कर रहा है, वह आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकाल रहा है और उनका क्या कर रहा है, सामान्य रूपांतरण कर रहा है, उनको चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, अर्थात पलट रहा है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है पलटना, तो ये वाला पॉजिटिव है, पलटना ही रूपांतरण होता है। घूर्णन, घूर्णन नहीं है, घुमा नहीं रहा है, यह रूपांतरण संभव नहीं, ये गलत है। और स्थानांतरण भी नहीं हो रहा, कोई स्थानांतरण नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बस उसको रूपांतरित कर रहा है, अर्थात उसको पलट रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 17 में क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। तो प्राथमिक कक्षा में क्या हो रहा है, आंकड़ों का प्रबंधन शिक्षण के संबंध में सही बताना है। इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा रॉन्ग। यह अंकगणित व ज्यामिति में गणितीय अवधारणाओं को संबंध नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया हुआ है, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है ये करेक्ट है। डी में दिया है, यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे क्या कर सकते हैं, जो प्राथमिक कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन आप उनको दे रहे हैं, तो बच्चे उनको क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ेंगे, जो बच्चों के लिए सीखने के रूप में सक्रिय कार्य करेगा, सक्रिय रूप से कार्य करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 18 पर। 18 में देखते हैं। 18 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में क्या करता है, मदद करते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। चलिए बी और सी पॉइंट देखते हैं। सी में दिया है, इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जा सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव देखना था और ये निगेटिव ही है, खाली समय बिताने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जो नहीं से मैच करता है हमें वही देखना है। इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा।
ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करता है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। हमें निगेटिव वाला नहीं वाला आंसर ही देखना था यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। 19 में दिया है 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की लंबाई, जो नई लंबाई है वह क्या है? अगर 10 सेंटीमीटर है और उसको 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और इससे आगे इस बी पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लीजिए और ये ए पॉइंट है, और यहाँ से आगे क्या करा जा रहा है? सी पॉइंट तक कितना? 5 सेंटीमीटर और उसको खींचा जा रहा है। तो टोटल लंबाई क्या हो गई? 10 + 5 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा रही हूँ। हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है क्या है? तो वह बच्चों को क्या सिखाना चाह रही है? यहाँ पर वह बच्चों को योग सिखा रही है, अनुपात है, गुणन है या समानुपात है? यहाँ पर समानुपात भी नहीं, गुणन भी नहीं, अनुपात भी नहीं। वह सिखा रही है बच्चों को योग की अवधारणा, अर्थात उनको जोड़ना सिखा रही है। यहाँ पर ए पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में देखते हैं क्या है। एक कथन दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। शकरकंदी एक जड़ है और इसका एक तर्क भी दिया हुआ है। यह भोजन या खाद्य पदार्थ को क्या करती है? संग्रहित करती है। शकरकंदी जो होता है वो क्या होता है? स्वीट पोटैटो जो होता है एक जड़ होती है, और उसके जो जड़ है उसमें क्या हो जाता है? भोजन संग्रहित हो जाता है, जिसको हम शकरकंदी के रूप में खाते हैं। तो पूछ रहे हैं शकरकंदी क्या है और यहाँ पर बताना है। तो दोनों पॉइंट जो हैं ये सही है, पर ये आर की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, हमें देख लेना है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। कथन दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बी में दिया है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी में दिया हुआ है क्या? ए सही लेकिन आर गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है दोनों ही गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो सही आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वी इज़ द राइट आंसर। दोनों पॉइंट सही हैं पर जो है एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए 21 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है झूम की जो खेती होती है, जिसको झूम खेती बोला जाता है, खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट कर जला दिया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं? खरपतवार को, जैसे आम फार्मिंग में किसान क्या करते हैं, उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। यहाँ पर कोई उखाड़ना नहीं होता और उस पर कीटनाशक का कोई प्रयोग भी नहीं होता। क्या करते हैं? उसको काट कर जला देते हैं। और इसका तर्क दिया हुआ है राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या है? बढ़ जाती है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए आंसर मैच करते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी में दिया है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला पॉइंट भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 22 पर। 22 में दिया हुआ है केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है और इसका एक तर्क दिया हुआ है। केंचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, तो केंचुए खरपतवार को नष्ट नहीं करते हैं। किसानों का अच्छा मित्र माना जाता है, ये पॉइंट सही है। केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को खाता है और उसको क्या करता है? मल त्याग करता है और उसमें छेद बनाता रहता है। तो वो क्या हो जाता है? उससे मिट्टी के अंदर हवा आ जाती है, मिट्टी में उर्वरता आ जाती है, मिट्टी फुलफुली हो जाती है और मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो किसानों का मित्र तो वो है, पर वो खरपतवार को नहीं खाता है, मिट्टी खाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट देखते हैं क्या है। पॉइंट में दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये वाला पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए पॉइंट सही है और जो आर पॉइंट है वो गलत है। ए आर दोनों गलत हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 23 में देखते हैं क्या है। राजीव अपने घर में कंपोस्ट वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अवशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? क्या कर रहा है वह? वनस्पतिक खाद बना रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? कौन से पदार्थ डालने चाहिए? चलिए देखते हैं। एल्युमिनियम की पत्ती, वनस्पति के छिलके, अंडे के छिलके। तो एल्युमिनियम की पत्ती नहीं डाली जाएगी क्योंकि वो खाद नहीं बनाएगी, वो क्या डिकम्पोज नहीं होगी। चलिए देखते हैं बी सी पॉइंट में क्या है।
बी पॉइंट में दिया है वनस्पति के छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती और कागज़। ये चीज़ें क्या हैं? तीनों चीज़ें जो हैं मिट्टी में मिल जाएंगी अर्थात गल जाएंगी। वनस्पति, छिलके, पॉलीथीन, कागज़। जो पॉलीथीन है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है, इसलिए ये रोंग है। एल्यूमिनियम की पत्ती, दूध के पैकेट, अखबार, तो दूध के पैकेट और एल्यूमिनियम की पत्ती भी यहाँ पर रोंग है। तो जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 24 में क्या है। 24 में दिया हुआ है बीज। बीज क्या होते हैं? सजीव हैं क्योंकि यह पौधे का भाग है, तो हमें ये बताना है बीज क्या होते हैं। चलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको करेक्ट करते हैं। निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो सजीव होता है क्या? एक बीज को अगर आप उगाते हैं तो वो क्या करता है? एक पौधे में बदल सकता है। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा करेक्ट है। निर्जीव हैं जैसा कि यह श्वसन नहीं करते, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए पॉइंट भी करेक्ट था, बट जो सी वाला है वो ज़्यादा सुटेबल है। क्या होता है? बीज सजीव होते हैं और क्या कर सकते हैं? पौधे का भाग नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? एक पौधे के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो उसका आपको पहले बीज सीड ही ग्रो आप करते हैं और वो बड़ा होकर एक पौधे में बदल जाता है। तो यहाँ पर सी पॉइंट करेक्ट है। आते हैं 25 पर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों का आकलन करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, ये पॉइंट सही है। बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये रोंग हो जाएगा, सभी पक्ष देखने हैं। बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलेखित करना, ये भी सही है, ए भी सही है। और डी में दिया है बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, कि बच्चों ने पहले कैसे अभिलेख लिखे हैं, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए राइट आंसर मैच करते हैं, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हैं, ए, सी और डी। तो जो इसमें आ रहा है वो आप मैच कर लेंगे। ए बी सी रॉन्ग हो जाएगा, ए बी डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ए सी डी वाला सी पॉइंट है ये करेक्ट है, और लास्ट का डी पॉइंट भी ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 26 पर। यहाँ पर बात की जा रही है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है हमें बताना है। चलिए देखते हैं पॉइंट क्या दिए हैं। ए में दिया हुआ है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, ये पॉइंट करेक्ट है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही को नियमित सीखने सिखाने की क्या प्रक्रिया से मुक्ति मिले, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। सी में शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग, ये कोई बात यहाँ पर मैटर नहीं करती है। अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देखकर अभिभावकों का क्या होना चाहिए? अभिभावकों का प्रसन्न होना, ये चीज़ ये भी यहाँ पर मैटर नहीं कर रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, तो यहाँ पर ए पॉइंट ही ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27 में दिया है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है? तो विषय आधारित उपागम क्यों पढ़ाए जाते हैं, उनका पालन क्यों किया जाता है? एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। संसाधनों को क्या करना? संसाधनों को बचाना, यहाँ पर लिखा हुआ है बचाना, जो मिस प्रिंट हो गया है। चलिए इसको मैं लिख देती हूँ, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर रोंग। संसाधनों को बचाना, इसके लिए पाठ्यचर्या का पालन नहीं किया जा रहा है। सी में दिया हुआ है क्या? बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, तो ये चीज़ यहाँ पर राइट हो जाएगी। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 28 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम की क्या प्रस्तावना यहाँ पर नहीं है? करके सीखने वाली गतिविधियाँ, तो ये तो है, तो इसलिए रोंग हो जाएगा। विषय संबंधी उपागम, ये भी है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। सी और डी में देखते हैं। सी पॉइंट में दिया है विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी रोंग हो जाएगा। हमें नहीं वाला देखना था, निगेटिव। तकनीकी शब्दावली को जानना, तो ये एनसीएफ का कोई भी प्रस्तावना नहीं है। एनसीएफ ने ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं दी है, इसलिए डी पॉइंट जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 30 में क्या है।
30 में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है। तो पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है, उसमें कविता कहानी का क्या महत्व है और क्यों महत्व है बताना है। बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना, जी हाँ ये वाला पॉइंट करेक्ट है। बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है कहानियों और कविताओं को पढ़कर। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। सी में दिया है बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया है विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, तो यहाँ पर किसी अमूर्त वातावरण की व्याख्या नहीं हो रही है, डी पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ए में दिया हुआ है ए, बी और डी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। जहाँ पर डी पॉइंट आएगा आप उसको कट कर देंगे। बी में यहाँ पर बी में भी डी दे रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है ए बी सी, तीनों पॉइंट जो थे फर्स्ट वाले ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। और डी में दिया है ए और बी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 31 पर। बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उसमें पर्यावरण अध्ययन क्या अभिप्राय रखता है। विद्यार्थियों को कम जिज्ञासु हों, ये रखता है, रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हों, ये भी सही है। विद्यार्थी कम गलतियाँ करें, ये बात यहाँ पर नहीं है। विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल में विकसित करें, ये चीज़ भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों में कोई रेखाचित्र बनाने और उनका लेखन कौशल विकसित नहीं किया जा रहा है। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है वो क्या रखता है अभिप्राय, वो अभिप्राय रखता है कि बच्चे जो हैं जिज्ञासु बने। अगर वह अपने प्रारंभ में ही, अपनी बाल्यावस्था में ही या प्रारंभिक स्तर पर ही पर्यावरण के बारे में जानने की रुचि रखेंगे तो वो आगे जाकर उसके बारे में सचेत रहेंगे और अधिक से अधिक जानकारियाँ लेंगे और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट 32 में, देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय और किसका समर्थन ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है जिस पॉइंट में क्या आ जाए, जिस पॉइंट में आ जाए निगेटिव आंसर अर्थात आ जाए वहाँ पर नहीं, हमें नहीं को देखते हुए आंसर करना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पर आते हैं इसके ऑप्शन देखने पर। ए पॉइंट में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को सक्षम करना व समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या का समाधान कर सकना, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, पाठ्य पुस्तक वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हमें नहीं मैच करते हुए आंसर ढूंढना था, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ाना, ये पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव में जाएगा। विद्यार्थियों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 33 पर। 33 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क्रिया का लक्षण है। डिस्क्रिया कौन सा है बताना है। लेखन की कठिनाई डिस्ग्राफिया होती है, ये नहीं है। ध्वनि वर्ण शब्दों का दोहराव या लंबी तान बोलना, ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, ये आ जाती हैं हमारी उसमें आ जाती हैं, ये किसमें, डिसलेक्सिया में आ जाएंगी, ये भी नहीं है। सी में दिया है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई होना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, इसको डिस्क्रिया बोलते हैं। जिन शब्दों को बच्चे सुनते व पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई होना, ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाह रही है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है। तो उसको क्या करना है, मुद्रित संपन्न परिवेश उत्पन्न करना है, उसका सृजन करना है। दीवार पर क्या करना है, ऊंचाइयों पर क्या करना है, उपयुक्त ऊंचाइयों पर कहानी के पोस्टर लगवाना। बच्चों को कहानियाँ सुनाना, तो कहानी सुनाना नहीं है। बात की जा रही है यहाँ पर मुद्रित संबंधित अर्थात छपा हुआ या लिखित में, तो यह यहाँ पर जो हो जाएगा ए पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है कक्षा की दीवारों को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं का चित्र चिपकाना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर कक्षा का परिवेश कैसा करना है, मुद्रित संपन्न करना है, तो उसको दीवारों पर उपयुक्त ऊंचाइयों पर क्या लगवाने होंगे, कहानी के पोस्टर लगवाने होंगे, कहानी लगवानी होंगी, उनकी कटिंग कुछ पोस्टर बनवाकर लगवाने होंगे। चलिए आते हैं 35 पर। फॉर डीलिंग विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट ए लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट, क्या कर रहा है लैंग्वेज टीचर, फर्स्ट कन्वर्ट कर रहा है द वर्ड्स इनटू मदर टंग एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट सी इज़ यूजिंग। एक टीचर है
और वो डील कर रहा है क्या, जो कठिन शब्द हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है, बच्चे के मदर टंग में उनको बदल रहा है, जो उसकी मातृभाषा है उसमें चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं भी कर रही हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ। तो ऐसा ही टीचर कर रही है, वह क्या कर रही है, जो कठिन शब्द हैं उनको क्या कर रही है, हिंदी में कन्वर्ट कर रही है, उसकी जो मदर टंग है उसमें कन्वर्ट कर रही है। तो टीचर क्या करना चाह रही है और उनको बच्चे को याद करने के लिए बोल रही है, तो वह कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ कर रही है। यहाँ दिया हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है या कोहियरेंस है। तो यहाँ पर कोहियरेंस नहीं है, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं है, डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, यहाँ पर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। टीचर क्या कर रही है, ग्रामर या व्याकरण जो है उसका अनुवाद कर रही है, उसके अनुवाद का मेथड अपना रही है, उस पद्धति को अपना रही है। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 36 में। 36 देखते हैं क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है कम्युनिकेटिव अप्रोच। द 3 स्टेज हैं इसकी, कौन कौन सी हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, बताया जा रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर, क्या कहलाती हैं, ध्वनि जागरूकता की जो इकाइयाँ होती हैं वो 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं हमें बताना है। सिलेबस है, वर्ड्स है या सेंटेंसेस हैं, तो ये नहीं होंगे। साउंड, पिच या नोट या टोन, ये भी नहीं होगा। सिलेबस होगा, राइम्स होंगी, फोनिम्स होगा, ये पॉइंट करेक्ट है। डेप्थ, स्पीड होगी या राइथम होगी या रिदम होगी, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलेबस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइम्स हो जाएंगी और फोनिम्स हो जाएंगे। फोनिम्स क्या होती हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है फोनिम्स। जैसे बोलते हैं आ, दा, पा, फा, जो साउंड निकालते हैं ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं, इनको फोनिम्स बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और अधिक से अधिक सीटेट की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा।